नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सारी मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में चुनाव से 2 महीने पहले 22 साल वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है। अब माना यह जा रहा है कि अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के पहले कहीं भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी रिवीजन और प्रकाशन होता है, लेकिन बिहार विधानसभा निर्वाचन से पहले चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करा रहा है। आज से बाकायदा इस काम की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के इसी फैसले पर बिहार में सियासी घमासान भी छिड़ चुका है। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम चेहरा यानी फेस तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल खड़े करते हुए इसे एनडीए की साजिश करार दे दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कई तरह के आरोप इन पर लगाए हैं और साथ ही साथ कई सवाल भी पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने इतने कम समय में संशोधन को लेकर चुनाव आयोग और एनडीए सरकार दोनों पर मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं। अब आपको वो भी बता देते हैं कि चुनाव आयोग से आरजेडी ने क्या-क्या सवाल पूछे हैं, वो भी जान लीजिए। क्या बिहार की पुरानी मतदाता सूचियों को रद्द किया जा रहा है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, भले पहले से ही नाम हो लेकिन क्या नए सिरे से आवेदन होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो वोटर लिस्ट में नाम होंगे पहले से उनके नाम होंगे, लेकिन क्या उन्हें दोबारा से आवेदन करना होगा? इतने कम समय में लोगों को नया वोटर आईडी कार्ड कैसे मिलेगा? चुनाव से 2 महीने पहले ये विशेष पुनरीक्षण एक्सरसाइज आखिर क्यों की जा रही है? 22 साल पहले इस प्रक्रिया में 2 साल का समय लगा था। 2 महीने में क्या ये संभव हो पाएगा? ये बड़ा सवाल किया है तेजस्वी यादव ने भी बाकायदा। इसके अलावा बड़ा सवाल है कि 73% एरिया तो जो पूरा क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित है। कर्मचारी बाढ़ राहत देखें या फिर कागज जुटाएंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे? 90% से ज्यादा ईआरओ के पास 2003 की मतदाता सूची ही अवेलेबल नहीं है। गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा ताकि पहचान पत्र नहीं रहे। अब 2024 लोकसभा चुनाव का वोटर लिस्ट गलत था, जिस पर मतदान के बाद केंद्र में सरकार बनी। ये उन्होंने बड़ा सवाल किया है। क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर भी सवाल खड़े नहीं होते हैं कि अगर आप इन्हें गलत मान रहे हैं, यानी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो वोटर लिस्ट थी यानी कि वो भी गलत थी। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के रिवीजन के चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध जमकर हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने आयोग से उस फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। अब ऐसी खबर है कि इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक जल्द चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए थे और अब वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बिहार की राजनीति भी इस पर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया है और उस पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयोग ने मान लिया है कि मतदाता सूची में मतलब गड़बड़ी है। आरजेडी ने इसे वोटरों के नाम काटने की कोशिश से जोड़ दिया है, साजिश बताया है। तो टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के इस फैसले को एनआरसी के समान बताया है। दूसरी तरफ एनडीए है जिसने आयोग के काम को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इंडिया गठबंधन पर हार स्वीकार करने का आरोप लगाया है। जेडीयू ने चुनाव आयोग के इस पहल का स्वागत किया है। तो वहीं इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की जल्द बैठक होने की संभावना भी है। इसी सिलसिले में अब गठबंधन के बाद चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर बिहार में चुनाव आयोग के फैसले पर सियासी घमासान अब छिड़ चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जुबानी हमला तेज हो चुका है। बिहार में वोटिंग लिस्ट पर तकरार बढ़ती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन का चुनाव आयोग पर पलटवार भी लगातार हो रहा है। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 खास मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार अब बिहार में सियासी घमासान वोटर लिस्ट को लेकर नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग के फैसले पर महागठबंधन के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। 8 करोड़ लोगों का
आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंडिया अलायंस के अनेक सदस्य लगातार इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग पर। लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता है। तो देखिए, इसको लेकर लगातार आपने बयान भी सुने। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा भी इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए नजर आए। और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर और मौजूदा केंद्र सरकार के इशारे पर चलता है, ये सीधे तौर पर आरोप चुनाव आयोग पर पवन खेड़ा ने लगाया। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बादशाह आलम हमारे साथ, प्रवक्ता आरजेडी के, जुड़ रहे हैं। इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व संयुक्त निर्देशक हैं चुनाव आयोग के। मैं इन तीनों का रुख करूंगी, लेकिन आपको बताएं कि वोटर लिस्ट पर लगातार जो तकरार है वो हो रही है। और इन सब के बीच अब जो पूरा महागठबंधन है वो एक तरफ हो गया है और चुनाव आयोग और मौजूदा भारत सरकार पर वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भारत सरकार मिलकर पिछड़ों का, गरीब वर्ग का, वंचितों का जो पूरा अधिकार है वोटिंग लिस्ट का या फिर मतदान का जो अधिकार है उसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब इसको लेकर जो सियासत है वो भी तेज हो गई है। मैं बीजेपी का सबसे पहले रुख कर लेती हूँ। बीजेपी की ओर से भी हमारे साथ जो मेहमान हैं मनीष पांडे वो जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जरा बताइएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं वो साजिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर। आप ये चाहते हैं कि जो गरीब मतदाता है या फिर जो वंचित मतदाता है, जो अंतिम छोर तक सोसाइटी के या समाज के अंतिम छोर तक व्यक्ति खड़ा है, उसका अधिकार आप छीन लें। साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं कल से इस विषय पर लगातार कई चैनलों में डिबेट पर बैठ रहा हूं और चर्चा के दौरान जब मैं अपने विपक्षी पार्टी के मित्रों के साथ चर्चा में शामिल होता हूं तो मुझे वो CAA का दौर याद आ जाता है। मुझे लगता है, महसूस होता है कि मैं उसी दौर में फिर से चर्चा कर रहा हूं। कागज मांगे जाएंगे, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, देश से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से कई प्रोपगंडा जो है वह इन लोगों ने किया था। लेकिन हुआ क्या? आपत्ति किसको क्या हुई? नहीं हुई। अभी वर्तमान समय में जब चुनाव आयोग यहां पर चुनाव की प्रक्रिया को और ज्यादा निष्पक्षता पूर्ण करने के लिए की बात कर रही है, तो देखिए, कल तक तो जो स्थिति बनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बातें तो जरूर हुई। इन्होंने कुछ प्रोपगंडा किया था, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत इनको सफलता मिली भी। नहीं, तेजस्वी यादव ये कह रहे कि 2003 में जब रिवीजन किया गया तब 2 साल का समय लगा था, 25 दिन के भीतर कैसे हो पाएगा? ये तो असंभव है। मैं आ रहा हूं विषय पर। मुझे
40 सेकंड कंटिन्यू बोलने देंगे, फ्लो टूट जाता है उससे। हाँ, ठीक है बोलिए। देखिए, ये पिछले कई महीनों से बिहार में एक्सरसाइज कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, और मुद्दे भी बराबर बदल रहे थे, लगातार मुद्दे कुछ तो कुछ इनके बदल रहे थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल रही थी बिहार में। अंततोगत्वा इन्होंने 2024 में जो एजेंडा लगाया था, आरक्षण समाप्त हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, उसी प्रकार के कुछ न कुछ मामलों को लेकर आ गए। अभी तेजस्वी यादव का आप बयान सुना रहे थे, क्या मांगा गया भाई? इलेक्शन कमीशन ने क्या मांगा है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रक्रिया बता दूं कि कल से, रविवार से, एक प्रपत्र जो है, वह प्रपत्र चुनाव आयोग, जो बीएलओ होता है, जो हर बूथ पर हर साल हर चुनाव में बीएलओ मतदाताओं की पहचान करता है, मृत मतदाताओं का नाम काटता है, युवा मतदाता जो पहली बार वोट देने के लिए 18 साल की आयु पूरा कर लेते हैं, उनका नाम जोड़ता है। यह प्रक्रिया जो है, इतनी प्रक्रिया हर साल चुनाव के 3-4 महीने पहले से शुरू होती है, और इस बार भी 3-4 महीने पहले से शुरू हो रही है। तो पहली तो ये बात कि कैसे होगा, जो टाइम फेज आप बता रहे हैं कि 22 साल पहले, तेजस्वी यादव कहते हैं 22 साल पहले हुआ। आप ही बताइए कि जो 22 साल पहले जो युवा, जो बच्चा पैदा लिया होगा, आज 22 साल का हो गया, 18 साल में उसने वोट डाला होगा, मुझे लगता है अब तक वो 4-5 बार वोटिंग कर चुका होगा। क्या चुनाव आयोग को यह प्रमाणित करने का, यह जांचने का अधिकार नहीं है कि वह मतदाता फर्जी है, वह मतदाता इस देश का नागरिक है भी या नहीं है? और अगर अब ये कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि 22 साल पहले, 22 साल में क्यों नहीं हुआ? और टाइम पर बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये अभी भी लालटेन युग में जी रहे हैं, और ये डिजिटल इंडिया का ज्ञान इनको ठीक से नहीं हुआ है। अभी अभी उस समय ये भी सरकार में थे, हम लोग भी सरकार में थे, जब यहां पर जातीय सर्वे का काम यही के कर्मियों ने, यहां के लोगों ने, राज्य कर्मियों ने किया था। और किस प्रकार से किया था? 2 फेज का जातीय सर्वे ठीक है, का, अब 2 इसका फेज पूरा का प्रोसेस क्या रहा? किया था। ठीक है मनीष पांडे जी, उसके लिए मैं डॉक्टर अमीन जी का रुख कर लेती हूँ, पूर्व संयुक्त निदेशक है चुनाव आयोग के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये सियासतदान जो है वो ये कह रहे हैं, अब तेजस्वी यादव का, डॉक्टर अमीन आपने बयान भी सुना होगा, कांग्रेस भी ये कह रही है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी जो है वो लोगों को भ्रमित कर रही है और ये पूरी साजिश की बू आ रही है। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 2003 में अगर 2 साल का वक्त लगा, तो आप 25 दिन के अंदर कैसे आप इसका पुनरीक्षण कर सकते हैं, कैसे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं? जरा पूरा प्रोसेस समझाइए ताकि लोगों के मन से ये जो भ्रम है उसे दूर किया जा सके। मनीषा जी, थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया इस काम के लिए, कि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, इलेक्शन कमीशन में मैंने काम किया है, और मैं सही तरीके से प्रक्रिया को समझा सकता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कल भी मैं एक नेशन चैनल पे बैठा हुआ था, ये सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी के वर्कर्स के साथ में या प्रवक्ताओं के साथ में वो इलेक्शन कमीशन का वजन पेश करने लगते हैं। इसीलिए जनता में एक बड़ा गलत मैसेज जाता है, ये इलेक्शन कमीशन की वकालत क्यों करते हैं? जब हम जैसे लोग वहां पर बैठे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बताने के लिए, उसकी टेक्निकलिटी को बताने के लिए, जिन्होंने इसके अंदर रह के काम किया है और सब बातों को समझा है। लेकिन जब जब ये लोग बोलेंगे तभी इन लोगों पर वार होता है कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है और इलेक्शन कमीशन की बदनामी सामने आती है। मेरा यही अनुरोध है बीजेपी के पदाधिकारियों से कि जब भी वो टीवी पर आए वो अपना वर्जन रखें पार्टी का, जिस नाते वो बुलाए जाते हैं कि बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं, न कि वो इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं। मेरा एक अनुरोध है, दैट्स ऑल। क्योंकि फिर इन पे चार्ज लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन के मिले हुए हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि सबको पता है कि 12 जिलों में बाढ़ आ रही है और 15 जुलाई से जो है ये बीएलओज अपना काम शुरू करेंगे। इनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग की जाएगी। कुछ हमारे यहाँ से केंद्रीय कार्यालय से जो है वहां पर ऑफिसर्स जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। और देखिए रूल है कि 7 दिन के अंदर जो लिस्ट है उसमें एडिशन होता है। 7 दिन से पहले नहीं हो सकता, चाहे किसी का हो, कितना बड़ा पदाधिकारी हो, देश का नेता हो, लीडर हो, 7 दिन से पहले उसका एडिशन वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन गया है आजकल। इसकी एक नोटिस होती है। फिर 15 दिन से पहले डिलीशन नहीं हो सकता। अब जहां तक सवाल है, एक सेंटेंस दिया गया है इंटेंसिव, यानी पुरानी जो लिस्ट है उसको खत्म करने की बात। जहां पर वैध नहीं है, लिस्टें डाउटफुल हैं, उनको हटा दिया जाएगा और डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए हमारे लोग जाएंगे वहां पर और बीएलओज वहां पर जाके देखेंगे। इसमें इन लोगों को नहीं होनी चाहिए किसी भी दल को
किसी भी दल को परेशानी नहीं होती चाहिए। इसके अंदर जो शंकाएं हैं वो दूर कर दी जाएंगी। जो BLOs उनकी मिलके वो पॉलिटिकल पार्टीज बात करें और उनको बताएं उनके वर्कर्स की जिम्मेदारी है। भाषण देने से अच्छा है जो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनके वर्कर्स अपने एक्टिव होने चाहिए। है ना, मतलब जिसमें 2003 में जिसमें चुनाव आयोग को 2 साल का समय लगा सर अमीन जी, यानी कि अब संभव है ना तकनीक के माध्यम से या डिजिटल की हेल्प के साथ ये संभव है ना कि 25 दिन में हो जाएगा पूरा रिवीजन का काम? मतलब मनीषा जी बीच में मत बोलिए, अब सुनिए आप मुझसे कहा है तो जहाँ तक बिहार चुनाव का सवाल है वहाँ पे केंद्रीय समिति की तरफ से यानी हमारे सेंट्रल कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं मिस्टर मनीष गर्ग वो वहां पर पहुंच गए हैं 25 के डिवीजन के लिए। उसमें CEO बिहार मिस्टर विनोद सिंह भी हैं और DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट AEROs और पार्टी के लीडर से बात होगी। सबसे मिलने के बाद ये होगा। और जहां तक सवाल है ये तय करेंगे कि बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा, वोटर लिस्ट कैसे होगी और EVM क्या होगा। इसमें चर्चा होगी, पहले कमीशन के लोग बात करेंगे, उस हिसाब से होगा। लेकिन जहां तक सवाल है 1 अगस्त तक ये वोटर लिस्ट जो है पब्लिश की जाएगी। ये जो लिस्ट है वोटर बिहार की वो 1 अगस्त तक पब्लिश की जाएगी और 1 सितंबर तक ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। यानी आप देखिए 1 अगस्त को तो पब्लिश हो रही है, अभी चल रहा है जुलाई भी नहीं शुरू हुआ, तो आप देखिए इतना टाइम इनके पास, जो 15-15 दिन 25-25 दिन के लिए चिल्ला रहे हैं लोग। 1 अगस्त को वोटर लिस्ट जो है पब्लिश की जाएगी, 1 सितंबर को ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे और 30 सितंबर तक फाइनल पब्लिकेशन होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को एक्टिव होना चाहिए। ये भाषणबाजी से या इस तरह से कुछ नहीं होगा। उनको चाहिए कि अधिकारियों से मेलजोल रखें, जो हमारे BLOs जा रहे हैं उनसे बात करें, उनको अपने जो पेपर्स हैं वो दिलाएं, AERO से बात करें। अगर कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर उस बात को तय करेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन करना होगा इन पार्टियों को। ठीक है, मैं बादशाह आलम जी के पास आ जाती हूँ। बादशाह आलम जी, अब तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि क्या पूरा प्रोसेस है। अब इसमें इतना हाँ हुल्ला करना, ये लोगों के बीच में ये संदेश देना कि भाई BJP और चुनाव आयोग, अब तो खुद मोहम्मद अमीन जी ये कह रहे हैं ना आलम साहब की इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। भाई चुनाव आयोग अपना काम करता है, तमाम दल अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए मैडम, यहाँ मसला तो यही है ना कि अगर चुनाव आयोग अपना काम करता तो फिर चुनाव आयोग पर उंगली उठने की कोई सवाल ही नहीं था। जैसे हमारे अमीन साहब ने कहा कि ये BJP चुनाव आयोग के जवाब देने के लिए खड़ी हो जाती है, चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट करने के लिए BJP आ जाती है, तो आप भी तो सर उन्हीं पर सवाल खड़े करते हैं। आयोग भी सहमत नहीं है। तो चुनाव आयोग के पर अगर लोगों को शक है, हमारे अपोजिशन की पार्टियां उनके ऊपर अगर शक जता रही हैं तो उसके शक को क्लियर करना पड़ेगा। अब आप महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, इसमें मतदाता सूची में कितने गड़बड़ी का संज्ञान में आया और विपक्ष के लोग वो अपना वोटर लिस्ट मांग रहे हैं तो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। तो इनका ये मेन टाइमिंग है। बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो ये इतने हाईटेक हो गए कि ये 2 महीने के अंदर ये पूरे लिस्ट को करेक्ट कर देंगे। क्या विधानसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में, वो वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उनका नाम अब नहीं रहेगा? 2020 में ये सरकार आई है JDU की, ये इसका जो इलेक्शन हुआ उस वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो 2025 में से उनका नाम हटा दिया जाएगा। इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, हर आदमी आजकल जागरूक है। वो मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है, उसके अकॉर्डिंग इनके पास डाटा होगा कितने लोग इस पीरियड में इस दुनिया से चले गए, उनका नाम हटाएं, और कितने 18 साल के हो गए, वो डाटा इनके पास है। वो बहुत आसान काम है, उसको करें ये। अब ये पूरे मतदान सूची को ये उसको बदलने के चक्कर में है। और यहाँ भी जैसे कि महाराष्ट्र में इन्होंने किया कि 5 बजे के बाद 75 लाख वोटर बढ़ गए, 8% परसेंटेज बढ़ा दिया, तो उसी चक्कर में ये घबराहट है इनकी। तो BJP पूरी तरह से बौखलाई हुई है, साम दाम दंड भेद करके ये बिहार में अपना सरकार बनाना चाहती है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि JDU इसको सपोर्ट कर रही है। मतलब JDU इस चीज को नहीं समझ रही है, वो इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये बैकडोर से NRC लगाने का ये प्रोग्राम है इनका, BJP का इलेक्शन कमीशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेके। नहीं, लेकिन 8 करोड़ लोगों की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव आपके नेता जो हैं वो 8 करोड़ लोगों के साथ धोखा हो रहा है, उनके मताधिकारों को मारा जा रहा है, उनसे उनका मत का अधिकार जो है वो छीन लिया जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही है। मतलब आपको चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रहा क्या?
कैसे कैसे विश्वास करें मैडम, अपोजिशन की पार्टियां जो हम वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, पिछला ये दे रहे हैं क्या उसको, ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाओ। भाई आप 1 to 1 बात करो ना, फेस करो अपोजिशन की पार्टियों को। आप बीजेपी को लाके आगे खड़ा कर देते हैं। और ये 8 करोड़ जनता की जो बात हो रही है, तेजस्वी जी कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। ये उनको वोट के अधिकार से ये वंचित करना चाहते हैं। ये अपने तरह के लोगों को वोटर लिस्ट बना के उसमें बीजेपी को ये चुनाव जिताना चाहते हैं। तो ये ठीक है, मैं इलेक्शन मनीष जी कमीशन का को रुख कर आके लेती हूँ। जवाब मनीष देना पांडे पड़ेगा। जी, मनीष ये पांडे जी अब जरा काउंटर कीजिए, जवाब दीजिए कि ये कह रहे हैं कि हाँ, इनके कई सारे सवाल हैं। अभी बादशाह आलम भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 2020 में जो चुनाव हुए, जब जेडीयू की सरकार आई, आप लोगों की सरकार आई बिहार में, और क्या 2024 में जब आप लोगों की सरकार आई, तो क्या उस वक्त की वोटर लिस्ट को आप बता दीजिए, क्या वो वोटर्स अब इसमें शामिल नहीं रहेंगे? क्या वो भी तो रहेंगे ना? देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए कि हमारे मोहम्मद अमीन साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ विशेष जानकारी देने लगा था। दिक्कत यह है कि हर डिबेट में अगर कोई पूर्व के चुनाव निर्वाचन आयोग में काम किए हुए व्यक्ति, एक्स पदाधिकारी अगर रहे, तो वाकई में भाजपा को इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बनने की जरूरत ही नहीं पड़े। अब आपके इतना समझाने के बावजूद आमीन साहब, देखिए ये राजद के प्रवक्ता ने क्या कहा, ये एनआरसी लागू करना चाहते हैं। इनकी भाषा देख लीजिए, ये सब लोगों का नाम काटना चाहते हैं। इनके नेता तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि राशन कार्ड बंद हो जाएगा, पेंशन बंद कर दिया जाएगा, ये इस प्रकार का गरीबों का नाम सारा हटा दिया जाएगा, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। अब देखिए, ये वही नैरेटिव्स है जो नैरेटिव्स इन्होंने 2024 के चुनाव में जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए ले गए थे। इनको यह पता है हर साल बीएलओ, अभी अभी आमीन साहब ने बहुत क्लियर बताया कि जो गणना प्रपत्र है वह कल से जो है बीएलओ हर बूथों पर जाकर देंगे लोगों को, जिसमें जानकारियां क्या मांगी गई है। अब जानकारियां मांगी गई है, क्या मांगी गई है, तो उनका मतदाता का नाम, फोटो, पता, इपिक नंबर, आधार नंबर, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, माता पिता या अभिभावक का नाम, ये देना है। भैया इसमें कौन सा ऐसा जन्म पत्री मांग रहे हैं भाई, माता पिता की जन्म पत्री चाहिए, आप नाम तो नहीं उसमें मांग रहे हैं यार। अरे 1 जुलाई 1987, सुन लीजिए, जन्म पत्री मांग रहे हैं। बीच में 8 करोड़ लोगों मैं उससे जवाब देता हूं ना। जन्म पत्री तो है नहीं, एजुकेशन का ये स्तर गिरा दिया है आप लोगों ने। आगे वोटर यहाँ 50% लोग हाई स्कूल पास नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए, ठीक है आलम साहब, ठीक है आलम साहब, मनीष पांडे अपनी बात आप पूरी कीजिए। ठीक है, आपके बारे में नहीं जवाब मैं बोलेंगे, देता हूं। गलत है। मैं अमीन जी आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मनीष जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए जल्दी से। नहीं, देखिए ये 1 जुलाई 1987 के बाद का मांगा जा रहा है। दूसरी बात है, अन्य योजनाओं में जहां भी होगा सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए। और अगर उस समय में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था तो किसकी सरकार थी बिहार में? आपने सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं की थी? तब आप इसका ध्यान क्यों नहीं रखे थे? और उसके भी तो विकल्प हैं, जमीन के कागजात दिखाने हैं, कोई ऐसा प्रूफ दिखाना है जो यह साबित करे कि नहीं आपके पूर्वज यहीं के वासी है, कहीं दूसरी जगह के वासी नहीं है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है भाई? लेकिन आप तो प्रोपगंडा करना चाहते हैं देश के अंदर ना, वो प्रोपगंडा जो आपको सूट करता है। आपने एनआरसी कहां से आ गया यहाँ भाई? एनआरसी की बात कहां से आ गई? आप एनआरसी का मुद्दा उठाने लगे क्योंकि एनआरसी आपको सूट करता है। आपको लगता है कि एनआरसी का नाम लेके, एनआरसी का प्रोपगंडा करके हम कुछ वोटरों को दायां बायां कर सकते हैं। जो वोटर आज पिछले 10-11 वर्षों में विकास से प्रभावित होकर सरकार के साथ खड़े हुए हैं, आप उनको चाहते हैं कि दलित के नाम पर आरक्षण हट जाएगा, गरीबों का पेंशन, गरीबों का राशन बंद हो जाएगा। इस प्रकार की बातें करके जो उनको सूट करती हो, जो उनसे संबंधित हो, आप प्रोपगंडा करना चाहते हैं। अभी तो आमीन साहब ने कहा और मुझे लगता है कि वो वही आपको माकूल जवाब देंगे क्योंकि वह निष्पक्ष व्यक्ति है, चुनाव आयोग से रिटायर्ड हुए व्यक्ति है। मैं चाहूंगा कि आप उनको समय दें। वो देखिए, देश की जनता ये
सबको पता है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। ये बीते इलेक्शन में देख लिया गया। अब आपके पास निष्पक्ष है रहे ना, चुनाव मनीष आयोग। पांडे जी, आपने ये बात रखी, अमित जी का आप म्यूट कर कभी दीजिए। न्यायालय को अमित जी खराब बहुत देर से कहते कुछ हैं, कहना चाह रहे हैं, ठीक आप है, न्यायालय को कभी ठीक है खराब आलम साहब, कहते ठीक है हैं, मनीष उसको पांडे जो है जी। सरकार का चुनाव तोता आयोग बना को दिया है। खराब कहते हैं, है, कभी इसलिए आप चुनाव आलम साहब आयोग मैं ने आऊंगी अपनी आपके पास, विश्वसनीयता आलम साहब मैं आऊंगी को आपके पास, आप अपनी बात जरा इनकी रखिएगा, आवाज या तो डाउन अपनी कीजिए, बात एक आप एक करके रखिएगा बोलने सर, मैं दीजिए, आऊंगी ये आपके गलत पास। तरीका डिबेट का। मनीष जी ठीक है, ठीक है, अमीन जी का मैं रुक नहीं कर 10 सेकंड, मेरा 10 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद आप अमीन साहब के पास ठीक है, चले जल्दी जाइएगा। जल्दी जल्दी 10 सेकंड। देखिए सच्चाई यह है कि जब ये भ्रष्टाचार करते हैं और ईडी इनके दरवाजे पर आती है, सीबीआई इनके दरवाजे पर आती है, तो ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई बिके हुए हैं। जब न्यायालय इनके खिलाफ फैसला देती है तो ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर देते हैं, और जब ये लगातार चुनाव हारने लगते हैं तो इनको जो है वह निर्वाचन आयोग भी लगता है कि वह भी जो है बिक गई है, वह भी केंद्र सरकार के हाथों में बिक। जैसा ये आरोप आज मैं देख रहा था, कितना गंदा आरोप पवन खेड़ा लगा रहे थे चुनाव आयोग पर, तो ये इनकी नियति हो गई है। सच्चाई यह है कि इनकी जो राजनीतिक भूमि है ना, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। यह सबसे पहले तो अपनी पर मनीष जी राजनीतिक यही भूमि तो को सवाल है मजबूत ना करें कि ताकि जनता जब इनके पवन साथ खड़ा खेड़ा हो चुनाव सके। आयोग पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो जब हिमाचल में इनकी सरकार बनती है या साउथ में इनकी, दक्षिण में इनकी सरकार बनती है कर्नाटक में, तब ये आरोप क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तब जो नतीजे आए वो हमें स्वीकार रहे हैं, लेकिन जहां पर इनको थोड़ी घबराहट होती है या फिर जहां पर चुनाव आने वाले होते हैं, तब यहाँ पर ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। मैं आऊंगी आपके पास इसका जवाब लेने के लिए आलम साहब, लेकिन अमीन जी कहिए। मनीषा जी, जहां तक सवाल है इनका, मुझे नहीं पता कि ये कहां तक सही है इनको, लेकिन हाँ, इन लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है और उस पर इनका विश्वास नहीं है, कि क्यों चले जाते हैं नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए, और हर पार्टी चली जाती है अपना नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए, उसका वो बाईकाट करते हैं। कोई जबरदस्ती तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन को घर से बुलाने जाता है। और 50 बार ये कहा गया, और हर न्यायालय में, देश के हर उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में हर बात की क्लियरिटी हो चुकी है। चाहे वो ईवीएम का मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो वोटर लिस्ट का मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो हमारे यहाँ काम करने का तरीका ले लीजिए, चाहे हमारे इलेक्शन कमीशनर का चुनाव आयोग के चुनाव के जो आयुक्त हैं उनका सिलेक्शन के ऊपर भी ले लीजिए। लेकिन इन लोगों को हर बात पे आपत्ति है, हर काम पे इलेक्शन कमीशन की आपत्ति है। जो जिस तरह ये बात कर रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कराते हैं क्या? एक यही इलेक्शन कमीशन है दुनिया का जो कि बर्फ में, माइनस में, समंदरों के बीच में, आइलैंड्स के अंदर, पहाड़ों पे, रेगिस्तान में, हर कंडीशन में, बारिश में, पानी में, ओले में, सर्दी में, हर कंडीशन में चुनाव कराता आ रहा है, और उसकी निष्पक्षता को आज तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए। वो इतना निष्पक्ष है और सुचारू रूप से काम करता है। इनका क्या कहना है, ये तो अपनी तैयारी करें। जो हमारे बीएलओ जाएंगे उनको असिस्ट करें। कहीं ये कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ ये रूल है कि अगर कोई आदमी फ्लाईओवर के नीचे रहता है झुग्गी लगा के, और वहां पर उसका वो है कि वहां रहता है, आज की डेट में उसको भी अधिकार है, संविधान ने दिया कि उसका भी वोटर आई कार्ड बने और वो वोट डाले। और हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि हर साल उसका मतदान बढ़े। अगर इस साल 60 था तो अगले साल 70 और 80 होना चाहिए। अमीन जी मैं इसमें ऐड ऑन करती हूँ। अमीन जी इसमें नहीं आता तो वो खुद भरेगा, ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। इनके सब धंधे बंद हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा सिस्टम डाल दिया है कि पर्ची भी होती है वोट डालने की, तो भी हमारा बीएलओ उसके घर घर दे के आता है। ये तो उनको पता ही होगा, उसमें तो कोई गड़बड़ होती नहीं है। बात ये है कि जिनके वोट बने हैं वो वोट तो कटेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही कह रहे हैं लोग वहां बाहर, बिहार से लोग बाहर काम करने चले जाते हैं, बंगाल से, तो सवाल इस बात का है कि वहां पे उनके घर पे बीएलओ जाएगा, उनका परिवार का तो कोई तो सदस्य होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, कोई तो होंगे, उनसे वेरीफाई करेगा और पड़ोसी से वेरीफाई करेगा। अब उसमें ही कहा गया कि नाम बता दो, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम बता दो, वाइफ है तो वाइफ का नाम बता दो, फिर उसमें मोबाइल नंबर डाल दो। आज मोबाइल लेके सब्जी वाला भी घूमता है सड़कों पे, छोटे छोटे वर्कर्स घूमते हैं, मजदूर घूमते हैं, हर एक के पास मोबाइल है। अगर मोबाइल डाल देगा तो क्या दिक्कत आएगी? तो कोई भी इलेक्शन कमीशन की सूचना है तो उसको टाइम पे पहुंचेगी, इसमें क्या दिक्कत है? उसका ओटीपी जाएगा, उससे कोई वेरिफिकेशन होगा तो बात हो जाएगी, बीएलओ से फोन पे बात कर लेगा, उसको वेरीफाई कर देगा। अगर घर का मेंबर है वो टेलीफोन पे से बात करा दे, चाहे मुंबई रह रहा हो चाहे कलकत्ते रह रहा हो,
और उसका वोटर आईडी कार्ड में नाम रहेगा। अब एक चीज और बता दूं, वोटर लिस्ट में अगर हाँ वोटर आईडी कार्ड है लेके चला गया बिहार से और वापस आएगा वोट डालने के लिए, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। रीजन क्या? या तो उसके घर वालों को वेरीफाई करना चाहिए कि हाँ वो है यहीं पर रहता है, और उसके पड़ोसियों से अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो वो वोट कट जाएगा। लेकिन हाँ, ये अभी अपने वोट के बारे में कह रहे थे कि हमने डाला है वोट, अरे आपका तो नाम रहेगा ही रहेगा, आप अपने वर्करों को एक्टिव करिए। ये बेकार की बातें मीडिया में आना और लोगों को बहकाना ये छोड़ दीजिए। और ये बीजेपी है या कोई और पार्टी है या इलेक्शन कमीशन सब मिला हुआ है, ये सब मिला हुआ है तो इससे पहले तो कांग्रेस की भी सरकार थी, उसको भी लोग कहते थे मिलेगी हुई है। ये सब चीजें होती नहीं है जो प्रैक्टिकल तौर पे है। ये सब झूठ बोलने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए बहुत है। इलेक्शन कमीशन का काम है जिम्मेदारी से इलेक्शन कराना। अच्छा और अमीन जी, ऑब्जर्वर नहीं होते। हाँ अमीन जी, एक देशों से आते- एक साफ देशों से सुथरा और बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है कि आप ये अब दोनों ही हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता जो नेता बैठे हुए हैं उनको भी समझाइए, जो हमें दर्शक बैठे हैं वो भी समझें इस बात को, और किसी भी भ्रम में आने का अगर जो दल कोशिश कर रहा है कि वो नेगेटिव नैरेटिव सेट करे चुनाव आयोग या सरकार की मिलीभगत का, तो उसको भी आप क्लियर कीजिए। जो मौजूदा वोटर आईडी में जो वोट लिस्ट में जो लोग शामिल हैं उनका नाम नहीं हटेगा, उन 8 करोड़ लोगों के साथ कोई धोखा नहीं होगा। इसके अलावा जो नए लोग हैं जिनके आईडी कार्ड्स नहीं बने हैं या फिर जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो 2001 से लेकर 2025 तक जिनके अभी तक कई मर्तबा वो चुनाव में अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके होंगे, उनका भी अब लिस्ट में ऐड ऑन होगा। बस यही तो सिंपल प्रक्रिया है, यही तो उद्देश्य है ना। इसके पीछे क्या और मकसद क्या हो सकता है चुनाव आयोग का? एक सटीक जानकारी, एक सटीक सूची जारी करना कि कितने लोग हैं, कितने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, बस इतना ही तो मंशा है। ये जरा आलम साहब को क्लियर कीजिए। देखिए, वोटर लिस्ट जो रिवीजन होता है 6 महीने से पहले, इलेक्शन से 6 महीने पहले, उसका कारण ये होता है कि कुछ लोग उसमें डेथ कर जाते हैं। हाँ। मृत्यु हो जाती है उनकी, उनके नाम डिलीट कर दिए जाते हैं पूछ के, अगर उनका है तो सर्टिफिकेट लेके डिलीट कर दिया जाता है। नंबर 2, जो कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, यानी वहां से कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, एक गांव से दूसरे गांव चले गए, तो उनका भी यहाँ से डिलीट करके वहां पे जोड़ दिया जाता है। अगर वो वहां पर फार्म देता है, फार्म 7, फार्म 6 और 8A, 3 तरह के फार्म होते हैं। जो फार्म लागू होता है उसको उसमें भर के वहां पे शिफ्ट कर देना चाहिए। जब जाता है यहाँ से, एक जगह से, एक मतदान केंद्र से जाता है, इसमें लिस्ट में नाम था, तो बता के जाए, वहां सर्टिफिकेट जमा करके जाए और लेके जाए कि हमने यहाँ पे अपना वोट नाम कटवा दिया है, और वहां जाके दिखाए, वहां नाम जुड़ जाएगा। लेकिन इस तरह की बातें झूठ बोलना ठीक नहीं है। और जहां तक सवाल है, नए बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको जो वोटर राइट मिलने वाला है, वो एज पूरी कर गए हैं, तो उनका नाम इसमें जुड़ जाएगा। इसलिए ये होता है रिवीजन। और बेकार को बहकाना, झूठ बोलना। आपको क्या मांगा गया? आपका नया फोटो मांगा गया, लेटेस्ट है, जो नए कार्ड बन रहे हैं उसके अंदर मोबाइल मांगा गया नंबर, हर एक के पास मोबाइल नंबर है, उसमें क्या दिक्कत है? आप देखिए कि हर एक को जन्म पत्र है तो दे दीजिए, नहीं है तो अपना कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए उसकी जगह पे। और आपको एक चीज और बता दें, अगर आपके पास कार्ड है और वोटर लिस्ट में नाम कट गया है तो आपको वोट करने का अधिकार नहीं, चाहे जितना मीडिया में चल रही है। इसलिए बेटर ये है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। कार्ड बने या ना बने वो देर की बात है। आप किसी भी आईडी से, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से, आपके आधार कार्ड से, आप किसी भी पहचान पत्र से आप वोट डाल सकते हैं अगर वोटर लिस्ट में नाम है। ये ध्यान से सुनना चाहिए, नेतागिरी छोड़ दीजिए। पहले वोट का करिए हिसाब किताब कि आपका नाम लिस्ट में आ जाए, और इसी तरीके से आपके जो वर्कर्स हैं वो कोशिश करें हर पार्टी के कि अपने वोटों को ध्यान में रखें और अपने वोटों को कटने ना दें। नहीं तो बीएलओ जाएगा, जब उसको कोई प्रूफ प्रमाण नहीं मिलेगा तो डिलीट कर देगा। इसलिए बेटर ये है कि उसका सहयोग करिए, और जितना सहयोग करेंगे उतना आसानी होगी। मीडिया में चिल्लाने से, भाषण देने से ये कुछ नहीं होने वाला। और इसका सीए एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी कह रही है कि सीए और एनआरसी जैसा माहौल बन गया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर। यही तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं। हाँ। ये असेंबली इलेक्शन लड़ा, क्या जीत के नहीं आए हैं? अगर नहीं जीत के आते, इलेक्शन बेईमान होता तो कैसे ही आ जाते असेंबली जीत के? अरे तेजस्वी जी तो, अमीन साहब, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि उसी वोटर लिस्ट से आप कराओ ना 2025 का इलेक्शन। जो एडिशन हुआ एडिशन कर लो। आप जो डिलीट हुआ है, जो लोग नहीं है वो उनका नाम काटो, जो लोग 18 साल को गए उनका नाम। तो ये तो चुनाव आयोग का फैसला है ना सर। आलम साहब, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा ना, ये चुनाव आयोग तय करेगा ना सर। ये आप और कोई बीजेपी तय नहीं करेगी, तो चुनाव आयोग तय करेगा। मकसद है आपका,
आप इलेक्शन कमीशन है, इसका मतलब आप भारत सरकार नहीं है। आपको अपनी भारत जिम्मेदारी सरकार नहीं है, समझनी भारत चाहिए। सरकार जनता पे को तो अगर आपको कोई भरोसा नहीं कंफ्यूजन है। है, जब जब जनता आप को बात कोई करते हैं। कंफ्यूजन है तो आपको उसको दूर करना पड़ेगा ना। तो कर तो दिया सर, और कितना आपको स्पष्ट करें, और कितना आपको क्रिस्टल क्लियर चाहिए? उन्होंने सब बता दिया है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है या किसी कारणवश वो वोट आगे नहीं कर पाते हैं तो फिर उस उनका पर नाम मैडम डिलीट हो किसी को जाता है, objection नहीं वो है। रिवाइज्ड होता है। जिनका death ये तो हुआ है, चुनाव आयोग का काम है ना सर, चुनाव आयोग तो करता है ना इस काम को। नहीं हुआ, जो 18 साल के नागरिक हो गए उनका नाम अब उसमें ऐड करो, उनसे सर्टिफिकेट मांगो। जो ऑलरेडी 2024 हाँ तो करेंगे ना सर, वही तो बताया। आपने सुना नहीं क्या सर? आपने सुना नहीं क्या सर? अमीन जी ने बोला ना, अमीन जी ने कहा तो कि जो डेथ नहीं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम हटाना है, और जो नए वोटर हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनका नाम ऐड करना है। ये तो बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया, और आपको इतना शक है तो अपने कार्यकर्ताओं को आप जमीनी स्तर पर उतार दीजिए। इसमें मैडम कोई शक नहीं है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। आप अपने बीएलओ के भेज के घर टू डोर आप वेरीफाई करवा लो, कौन मर गया, कौन 18 साल का हो गया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जिस प्रक्रिया को ये बता रहे हैं, जितना इन्होंने इसको उलझा दिया है, तो इसको देख के ये विपक्ष के पार्टियों को लग रहा है ठीक है मनीष जी, को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है मनीष जी का रुख कर लेती हूँ। मनीष जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, देखिए कि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है इनको सबसे बड़ा कि इनकी राजनीतिक जमीन घिसक गई है। जनता से इनका जो विश्वास था, जनता के बीच में जो भरोसा था, वो भरोसा खत्म हो गया। और अब जो है सारी चीजें जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है। ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े थे और बड़ी स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन वोटर लिस्ट पर अब बिहार की राजनीति पर भी तकरार और तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अब आने वाला समय ये बताएगा कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई, या फिर क्या वो नैरेटिव बिहार वासियों को देना चाहते हैं, या फिर क्या अपनी राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल मेरे साथ ही चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।